Our public school welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 13, India's external relation. Today's our topic is US-India's relations. We studied about economic relations, international cooperation is completed. Next is the military relations. यानी कि इंडिया के और जो यूएस के हैं वो मिलिट्री रिलेशंस कैसे हैं उनके बारे में बताएंगे। तो इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मेजर मिलिट्री अलायंस। वैसे तो हमें पता है कोल्ड वार इरा के अंदर हमने पढ़ा था कि इंडिया ने न तो यूएस के साथ और ये न ही क्या है सोवियत यूनियन के साथ किसी के साथ मिलिट्री अलायंस से नहीं किया था। इट हैज़ क्लोज स्ट्रेटेजिक एंड द मिलिट्री रिलेशनशिप विद मोस्ट ऑफ द फिलो मेजर पावर्स। लेकिन दोनों के बीच में मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बुक में भी दे रखा है एक जो सोवियत यूनियन के साथ में इंडिया की एक ट्रीटी हुई थी 1972 के अंदर और वो 20 ईयर के आसपास थी। तो उसमें कहा भी गया था कि इंडिया अब क्या है मिलिट्री अलायंस से दूर नहीं रहा है। लेकिन इंडिया ने कभी भी क्या है सिंटो सेंटो वारसा वगैरह किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ अपना किसी तरह की कोई ट्रीटी नहीं की थी। लेकिन फिर भी उसके यूएस के साथ भी रसिया के साथ तो थे ही और यूएस के साथ भी काफ़ी मिलिट्री रिलेशनशिप थे। कंट्रीज कंसिडर्ड इंडियाज क्लोजेस्ट इंक्लूड द रसिया फेडरेशन, इजराइल, अफगानिस्तान, फ्रांस, भूटान, बांग्लादेश एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे मिलिट्री रिलेशन थे। वो है सबसे पहला नाम रसिया फेडरेशन का आता है यानी रूस का आता है या आप इसको सोवियत यूनियन भी बोल देते हो। अगर आज के टाइम भी बात करें तो रसिया के साथ हमारे मिलिट्री रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। फिर इजराइल के साथ भी, अफगानिस्तान, फ्रांस, भूटान, बांग्लादेश से और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हमारे रिलेशन है। आप देखते हो अभी जैसे हाल ही में चल रहा है अंडमान निकोबार में यूएस के साथ मिलकर के क्या है जो हमारी मिलिट्री और यूएस की मिलिट्री है इकट्ठे मिलकर के ट्रेनिंग वगैरह ले रही है। तो इस तरह से दोनों में मिलिट्री रिलेशंस काफ़ी बेटर है। अगर अब हम बात करें न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की मिलिट्री रिलेशन में तो सबसे मेन रोल जो होता है न्यूक्लियर पावर का होता है। तो 1998 से पहले तो इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर भी नहीं थी और वर्ल्ड का प्रेशर और मेनली यूएस का भी प्रेशर था उसके अंदर कि इंडिया सीटीबीटी या एनएनपीटी के ऊपर सिग्नेचर कर दे। लेकिन इंडिया ने जैसे ही 1998 के अंदर क्या है जो एटॉमिक बम है उनकी टेस्टिंग कर ली तो उसके बाद क्या है काफ़ी समय तक यूएस ने क्या है बैन भी कर दिया था इंडिया को जो किसी तरह का मतलब सहायता वगैरह पहुंचाई जाती थी वो सारी बंद कर दी थी। लेकिन सितंबर 2001 से इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया और प्रेसिडेंट बुश लिफ्टेड जिसको प्रेसिडेंट बुश ने किया था इम्पोज अंडर द टर्म ऑफ द 1994 न्यूक्लियर प्रिवेंशन एक्ट जिसको एनपीपी ए में जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 के अंदर उसके तहत बंद किया गया था उनको दोबारा से 2001 के अंदर क्या है स्टार्ट कर दिया था। ए सक्सेशन ऑफ द नॉन प्रोलिफिकेशन डायलॉग्स ब्रिज मैनी ऑफ द गैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्री। और दोनों ही देशों के बीच में जो पहले गैप आया हुआ था उनको क्या है दूर करने की कोशिश की गई क्योंकि यूएस की ये पॉलिसी थी उस टाइम तक कि जिन 5 कंट्री यूएस की क्या सभी कंट्रीज़ की थी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो सभी ये चाहते थे कि आपके पास 5 के पास क्या है जो एटॉमिक बम है कोई भी कंट्री दूसरा कंट्री एटॉमिक पावर को क्या है इंक्रीज ना करे क्योंकि उनको पता है कि अगर एटॉमिक पावर क्या है किसी ऐसे कंट्री ने के पास आ जाती है जो क्या है मतलब वर्ल्ड में कभी भी क्या है वार की तरफ लेकर के जा सकता है या थर्ड वार की लेकर के जैसे अभी क्या है पीछे साउथ कोरिया के बारे में क्वेश्चन उठ रहा था कि वो कभी भी क्या है अमेरिका के ऊपर क्या है एटॉमिक पावर का यूज़ कर सकता है उसके पास एटॉमिक पावर भी है। तो ये मतलब इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि थर्ड वार हो इसलिए ये कंट्री चाहते थे कि इन 5 ये क्या है परमानेंट मेंबर है इन 5 को छोड़ करके किसी भी कंट्री के पास क्या है एटॉमिक पावर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है उन्होंने इंडिया को बैन किया था। इन दिसंबर 2006 द यूएस कांग्रेस पास द हिस्टोरिक इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। लेकिन फिर भी 2006 के अंदर जब किसकी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का जो सिविल जो पहले भी चलता आ रहा था जिसके ऊपर डिस्कस चलती आ रही न्यूक्लियर एग्रीमेंट को क्या है पास किया गया। मतलब वो एग्रीमेंट दोनों के अंदर जिसके अंदर क्या है न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए यानी जो एनर्जी बनाई जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है न्यूक्लियर पावर के द्वारा उसको बढ़ाने के लिए मतलब ये किस समझौता था जिसमें न्यूक्लियर का यूज किसके लिए किया जाए सिविलाइजेशन के लिए मतलब नागरिकता के लिए नागरिकों के लिए किया जाए
जैसे कि एनर्जी बनाने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जो यूरेनियम इसके अंदर यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, वो इंडिया को क्या है फॉरेन से मंगवाना पड़ता है। इंडिया के अंदर इसके रिसोर्सेज काफ़ी कम है। तो हेनरी जे हाइडे यूएस एंड इंडिया पीसफुली एटॉमिक कॉरपोरेशन एक्ट विच फॉलो डायरेक्ट सिविलियन न्यूक्लियर कॉमर्स विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 30 ईयर्स। और ये मतलब उन्होंने बताया है हेनरी जे ने, तो कि यूएस और इंडिया के बीच में एक मतलब पीसफुली शांतिपूर्वक एटॉमिक कॉरपोरेशन को, तो इंडिया तो पहले से ही भी बोल रहा था कि हमने सिर्फ जो एटॉमिक बम बनाए हैं वो सिर्फ क्या है हमारी सुरक्षा के लिए है, मतलब हम किसी के ऊपर इनका फर्स्टली यूज नहीं करेंगे। न्यूक्लियर पॉलिसी में आपने पढ़ा था। तो इसको देखते हुए क्या है सिविलियन न्यूक्लियर कॉमर्स मतलब एक दोनों के बीच में एक कॉमर्स यानी बिजनेस भी स्टार्ट किया गया। और इंडिया के लिए ये पहली बार 30 साल के लिए एग्रीमेंट था, मतलब 30 ईयर एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर किए गए थे। यूएस पॉलिसी हैड बीन अपोज टू न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन विद इंडिया इन पीरियड ईयर। शुरुआती के दिनों में अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ इन्होंने न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो चलाया था उसमें मतलब उनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं, अपोजिट थे उनके, बिकॉज इंडिया हैड डेवलपमेंट न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि इंडिया ने क्या कर लिया था न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट कर ली थी। किसके अगेंस्ट, मतलब जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी जिसको बनाने वाला ही मेन, वैसे तो बाकी कंट्रीज़ का भी यस थी लेकिन बनाने वाला ही सेम क्या था यूएस था। तो एनएनपीटी की बात आती है, सीटीबीटी की बात आती है, तो उसके ऊपर सिर्फ इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान तीन ही कंट्री ऐसे थे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। बाकी तकरीबन सभी कंट्रीज ने क्या इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे। तो इसलिए क्या है स्टार्टिंग के अंदर इसके अगेंस्ट था। तो द इंडिया यूनाइटेड स्टेट सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट आल्सो रेफर टू, तो इस एग्रीमेंट को 123 एग्रीमेंट का नाम दिया गया और साइंड ऑन द 10 अक्टूबर 2008 इन ए बार्टियल एग्रीमेंट फॉर पीसफुली न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन विच गवर्न सिविल न्यूक्लियर ट्रेड बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया फॉर्म टू द पार्टिसिपेट इन ईच अदर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। तो मतलब काफ़ी साल होंगे, मतलब वैसे ये बनाया कब गया था 2001 में पास हो चुका था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट यानी साइन करने में 7 साल लगा दिए गए, यानी 10 अक्टूबर 2008 को इसको साइन किया गया। और दोनों तरफ से पीसफुली न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए और मेनली एनर्जी के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे आपके गोरखपुर में प्लांट बन रहा है वो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। तो इस तरह से क्या है इस तरह की एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या है अमेरिका और इनके बीच में 2008 के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे तो उसके बाद क्या है इसको इम्प्लीमेंट में लाने की कोशिश की। फॉर द एग्रीमेंट टू बी ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेंडर्स एंड द ऑपरेशंस मस्ट कॉमनली विद द इंडियाज 2010 न्यूक्लियर लिबर्टी एक्ट विच स्टिपुलेट्स द न्यूक्लियर सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑपरेटर मस्ट बियर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। तो मतलब ये जो पॉलिसी बनाई गई थी 2010 के अंदर न्यूक्लियर लिबर्टी, इंडिया के अंदर आपको पता कि 1984 के अंदर क्या एक जहरीली गैस भोपाल के अंदर हुई थी, लीक हो जाती है और काफ़ी लोगों की उसमें डेथ हो जाती है और काफ़ी मतलब लंबे समय तक बीमार भी चलते हैं। तो उसके बाद 2010 में ये न्यूक्लियर लिबर्टी एक्ट भी पास किया गया, तो कि इसके से कारण किसी भी चीज़ की मतलब ट्रेजेडी होती है तो सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर और ऑपरेटर सभी क्या वो होंगे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, मतलब लोगों को आर्थिक सहायता भी पहुंचाएंगे अगर इस तरह की कोई ट्रेजेडी दोबारा से होती है, क्योंकि उसके अंदर लगभग 20 साल के आसपास केस चलता है। और उन लोगों को क्या है मतलब 2003 और 4 में जाकर कुछ पैसे मिलते हैं जिन्होंने डाला था कि इनको इतने रुपए का क्या है हर्जाना मिलना चाहिए, तो वो भी उनको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से क्या है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक एक्ट पास किया गया, क्योंकि न्यूक्लियर में तो उस गैस से भी ज़्यादा क्या है खतरा है, अगर ये किसी तरह से लीक हो जाता है और कंट्रोल नहीं होता तो काफ़ी बड़ा एरिया क्या हो सकता है नुकसान में आ सकता है। तो एक एग्जांपल दे भी रखा है, पोमिनेंट इंडस्ट्री एक्सीडेंट हुआ था 1984 में भोपाल केमिकल गैस डिजास्टर, और इसी तरह का 2011 के अंदर भी हुआ था फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इस तरह की सिक्योरिटी को देखते हुए क्या है इंडिया के अंदर एक्ट पास किया गया था कि अगर इस तरह की ट्रेजेडी होती है तो जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है उसके तहत क्या उनको फाइनेंशियल क्या की जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी इस तरह के इंसिडेंट के अंदर। आगे ऑन मार्च 27 मार्च, ये पॉइंट्स आपको करना है क्योंकि अभी जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आई थी नरेंद्र मोदी, उन्होंने अचीवमेंट भी प्राप्त की थी और वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जो
6 ही कंट्री अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जिनको क्या है वो सप्लायर कर सकते हैं, वो मतलब एटॉमिक एनर्जी बना करके क्या सप्लाई भी कर सकते हैं, उनके अंदर भी क्या है मेंबरशिप पा ली है। तो ऑन 27 मार्च 2019 इंडिया एंड द यूएसए साइंड एंड द एग्रीमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ बायटेरियल सिक्योरिटी एंड द सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। तो इसके अंदर क्या है 6 अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है इंडिया के अंदर क्या है कंस्ट्रक्ट भी किए गए थे, और ये उसी के है जो 2006 से चला रहा है, जिसको 2008 के अंदर साइन किया गया था। तो उसी पॉलिसी के तहत क्या है इसके अंदर दोबारा से एग्रीमेंट के अंदर कुछ साइन किया गया है, और अभी नरेंद्र मोदी जी भी इसके ऊपर काफ़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, और इंडिया क्या है न्यूक्लियर पावर के अंदर क्या होता जा रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू।